अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909। दोस्तों, ये क्या टॉपिक है, ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाने जा रहा हूँ। देखें यार, मिंटो मोर्ले या मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्चुअली एक कानून है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था इंडिया के लिए, जब वो इंडिया के ऊपर उनकी हुकूमत थी 1909 के अंदर। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है और इसको गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। एक्चुअली ये जो कानून था ये दो लोगों ने बनाया था। एक थे उस टाइम के जो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी आम अल्फाजों में जो इंडिया के वज़ीर थे, जो यूके के अंदर बैठते थे, जॉन मॉर्ले। और साथ में जो उस टाइम बड़े सगीर के इंडिया के अंदर जो वायसराय थे, जो यहीं पे बैठते थे, लॉर्ड मिंटो। इन दोनों ने मिल के बनाया था। इस कानून का बुनियादी मकसद ये था कि जो इंडियंस हैं, यानी कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं, इनकी जो है ना असेंबलीज़ के अंदर और हुकूमत के अंदर इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है या इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। क्योंकि आपको पता है, जब यहाँ पे अंग्रेज़ हुकूमत कर रहा था और जो भी हमारी पार्लियामेंट होती थी उस ज़माने के अंदर, या हुकूमत होती थी, या मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, उसमें इंडियंस नहीं होते थे, सारे ये अंग्रेज़ ही होते थे। कानून भी अंग्रेज़ बनाते थे, इम्प्लीमेंट भी वही करते थे, क्योंकि वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। तो हम यहाँ के जो मकामी लोग थे यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया के अंदर, जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदूज़ भी थे, इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन इस कानून के ज़रिए पहली मर्तबा जो है ना, थोड़ा बहुत इंडियंस को भी थोड़ा बहुत हिस्सा दिया गया असेंबलीज़ के अंदर भी। और वो जो मिनिस्टर्स थे या कैबिनेट थी, आपको आसान अल्फाजों में बताऊं, उसके अंदर भी उनको थोड़ी बहुत जगह दी। ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अहम पहलू था मुसलमानों के लिए, वो ये था कि इस कानून के अंदर पहली मर्तबा मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया गया। यानी कि अब मुसलमान को वोट देगा तो वो असेंबली में आ जाएगा। क्योंकि ओपन कंपटीशन के अंदर मेजॉरिटी हिंदूज़ की थी, तो मुसलमानों को ज़ाहिर ज़ाहिर बात है, उनको सीटें नहीं मिलती, वो इलेक्शन हार जाते। तो इसीलिए उनके लिए रिज़र्व सीटें रखी गई। अब मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा और वो मुसलमान असेंबली का हिस्सा बन जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस कानून के अंदर क्या-क्या चीज़ें थीं, थोड़ा ये समझ लेते हैं कि उस ज़माने के अंदर हुकूमत का स्ट्रक्चर क्या था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर था। ठीक है। अच्छा जी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1857 की आज़ादी की जंग थी ना, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई। यानी पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, ठीक है ना? तो फिर उस कंपनी को बंद कर दिया और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लस में वो क्वीन थी या मोनार्क थे या जो बादशाह थे यूके के, उन्होंने जो है ना फिर जो है ना इस मुल्क की जो मामलात को सँभाल लिया। ठीक है। अब इंडिया को लंदन से चलाया जाता था। ठीक है। अब 2 किस्म की गवर्नमेंट थी। एक थी एक्चुअल में गवर्नमेंट जो यूके के अंदर बैठती थी, जो इंडिया को मामलात सँभालती थी, और एक वो हुकूमत थी जो यहाँ पे इंडिया के अंदर मौजूद थी और जिसको हम यानी कि इंडियन या सुप्रीम गवर्नमेंट कहते थे। अब यूके से बैठ के भी इंडिया को चलाया जाता था और यहाँ पे उनका एक बंदा था, वो भी इंडिया के मामलात देखता था। अब ये जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें बुनियादी तौर पे 2 बड़े अहम लोगों का बड़ा किरदार था। सबसे पहले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यार, ये जो बंदा था ना, ये एक्चुअली जो यूके के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की जो मिनिस्ट्री थी, कैबिनेट थी ना, उसका ये मिनिस्टर था और इसका काम था कि भई तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया के मामला देखने। जैसे आज के दौर में प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो कैबिनेट होती है, उसके अंदर फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, तो हर एक मिनिस्टर का अलग-अलग डिपार्टमेंट होता है, किसी का हेल्थ, किसी का एजुकेशन, किसी का डिफेंस। तो आप ऐसे ही समझें कि उस ज़माने में यूके के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर था, उसकी जो कैबिनेट थी, उसके अंदर एक बंदा मिनिस्टर था जिसका काम था सिर्फ़ इंडिया के मामलात को देखना, और उसको क्या कहा जाता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है जी। तो वो जो बंदा था, जो एक किस्म का मिनिस्टर ही था, लेकिन इंडिया का मिनिस्टर था, लेकिन बैठता इंडिया के यूके के अंदर ही था और यूके के वो मामला देखता था। ठीक है जी। तो उसको कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है। और इंडिया के सारे मामलात वो ही देखता था। अब उसके पास एक ना काउंसिल थी,
ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसके नीचे 15 बंदों की एक टीम थी जो उसको समझाती थी कि भाई आपने क्या करना है। और वो ज़्यादातर रिटायर्ड जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वही थे कि भाई इंडिया को आपने किस तरह चलाना है, इंडिया के मामलात, यह सारा कुछ। यानी सिंपल ये है कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो कैबिनेट है उसके अंदर एक मिनिस्टर था जिसका काम सिर्फ इंडिया के मामलात को संभालना था, उसको कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और उस बंदे के नीचे कोई 15 बंदों की एक टीम होती थी जो उसको समझाती थी, जो उसको एडवाइस करती थी। ठीक है जी। लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास था? वो सेक्रेटरी के पास होता था। तो सेक्रेटरी एक्चुअली इंडिया को चलाता था। कहाँ से बैठ के? यूके के अंदर बैठ के, लंदन से चलाता था। ठीक है जी। तो ये मिनिस्टर था, यानी कि मालिक था पूरी इंडिया का। अच्छा जी। तो ये हो गया पहला बंदा। ठीक है, कौन सा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसके बाद दूसरा बंदा था जिसको गवर्नर जनरल भी कहा जाता था और बाद में उसको वायसराय का नाम दिया गया। अब ये भी अंग्रेज था, लेकिन ये अंग्रेज जो था ना वो इंडिया के अंदर मौजूद था, ये इंडिया में बैठता था। ठीक है ना। और इसका जो दफ्तर था, पहले उसका जो हेड ऑफिस थी या कैपिटल था वो कलकत्ता था। उसके बाद वो भाई साहब दिल्ली में बैठना शुरू हो गए 1911 के बाद। लेकिन जब गर्मियाँ आती थी ना, तो ये जो वायसराय साहब थे ना, ये पता है कहाँ चले जाते थे? ये चले जाते थे अपना शिमला या शिमला, जो हिमाचल प्रदेश का एक शहर था, ठंडा इलाका है, आज भी मौजूद है। जहाँ पे वो शिमला डेपुटेशन का इवेंट हुआ था, जो मुसलमान मिलने गए थे लॉर्ड मिंटो से, वायसराय याद है ना? तो सर्दियों में वहाँ पे बैठते थे, इसलिए वो शिमला को समर कैपिटल भी कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया का। अब ये जो बंदा था, ये एक्चुअली बंदा पता है किसका था? ये था क्राउन का, जो मेड वो मलका, उसका ये बंदा था। ठीक है? जो वो पहले मैंने बताया वो बंदा किसका था? वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का बंदा था, मिनिस्टर था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये एक्चुअली जो वायसराय थे ना, ये क्राउन का बंदा था, मलका का बंदा था। और ये इंडिया के अंदर ही बैठता था और इंडिया के मामलात को ये यहाँ से बैठ के चलाता था। ये इंडिया के अंदर रह के ये इंडिया को देखता था। और जो सेक्रेटरी वो कहाँ बैठता था? वो यूके में बैठता था। अच्छा, जो तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये वायसराय ही देखता था, पॉलिसीज़ भी यही बनाता था। अच्छा, ये अकेला काम नहीं करता था, इसके इसके नीचे ना 2 और काउंसिल थी। एक थी इसके पास एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल, यानी इसकी अपनी एक कैबिनेट थी, किसकी? वायसराय की। और एक इसके पास असेंबली थी जिसको कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी पार्लियामेंट। तो यानी ये जो वायसराय था ना, ये कानून भी यही बनाता था और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी यही करवाता था। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो इसकी एक तरह की मिनिस्ट्री थी, कैबिनेट थी। और उसमें सारे ये गोरे ही होते थे। ठीक है, उनका अपना अपना डिपार्टमेंट, किसी का फाइनेंस, किसी का आर्मी, किसी का लॉ। और दूसरी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एक पार्लियामेंट थी, वो एक ही यूनिकैमरल थी जिसके अंदर ये वायसराय के ही बंदे बैठते थे और वो क्या करते थे? वो कानून बनाते थे, किसके लिए? इंडिया के लिए। अच्छा जी। इसके अलावा ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, अब इसमें जो सेंटर में थी उसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मैंने अभी बताया। इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था। ये एक्चुअली पार्लियामेंट थी उस ज़माने की, सिंपल। ठीक है जी। अच्छा जी। और वायसराय ही इसका प्रेसिडेंट था, वायसराय ही इसको देखता था, अल्टीमेट पावर भी इसके पास थी। और एक दूसरी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो सूबों के अंदर हुआ करती थी। उस टाइम भी सूबे थे। ठीक है। और वो वहाँ पे कानून बनाते थे और हर सूबे के अंदर एक गवर्नर होता था। सेंटर पे कौन था? वायसराय था, जिसको गवर्नर जनरल भी कहते थे। और हर सूबे का एक गवर्नर होता था और उस गवर्नर के नीचे ये सूबाई असेंबलीज थी जिसको बोलते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। कुछ सूबों के अंदर गवर्नर का लफ्ज़ यूज़ होता था, किन सूबों के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम यूज़ होता था, जैसे बंगाल और यूपी के अंदर। ठीक हो गया जी। तो ये अब आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? ये अब ये देखें आप इस तरह, ये ब्रिटिश क्राउन है। जो मलका का बंदा है वो कौन है? वायसराय, जिसको गवर्नर जनरल भी कहते थे। और उसके नीचे 2 इदारे थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी उसकी कैबिनेट यानी उसके मिनिस्टर्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी उसकी असेंबली। ठीक है ना। तो ये बंदा कहाँ पे बैठता था? ये इंडिया के अंदर ही इसका दफ्तर था, वो इंडिया में ही होता था, वायसराय। ठीक है ना। और पहले ये कलकत्ता में बैठता था, उसके बाद ये दिल्ली में शिफ्ट हो गया। और दूसरी तरफ जो था वो था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बंदा, यानी वो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसका बंदा, जिसको कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और उसके नीचे कौन थी? वो काउंसिल ऑफ इंडियन थे, यानी इंडिया थी, यानी उसके 15 बंदों के एक एडवाइजरी थी जो एडवाइस करते थे। तो ये दोनों लोग मिल के कानून बनाते भी थे और मुल्क चलाते थे। तो इंडिया के अंदर बंदा कौन बैठता था? वायसराय बैठता था। और यूके के अंदर बंदा जो बैठता था, जो यहाँ से वो इंडिया के मामला देखता था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा, टेक्निकली ज़्यादा तो जो पावरफुल था ना वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि वो एक मिनिस्टर था, वो उसके पास एक आईनी ओहदा था। लेकिन जो वायसराय था ना वो क्राउन का बंदा था।
तो ग्राउंड के ऊपर तो ज़्यादा पावर इसके पास थी, लेकिन वायसराय टेक्निकली उससे ऊपर था, क्योंकि वायसराय जो था, सॉरी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, वो उससे ज़्यादा पावरफुल था वायसराय से। क्योंकि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो कानून बनाता था, पार्लियामेंट में डिस्कस करता था इंडिया के मामलात, ठीक है ना? क्योंकि एक्चुअली आपको तो पता है कि अल्टीमेट जो पावर है यूके में वो पार्लियामेंट के पास होती थी। जो क्राउन था वो सिंबॉलिकल उसके पास एक ओहदा होता है। बादशाह के पास इख्तियारात नहीं थे उस ज़माने में इतने, ठीक है ना? लेकिन वो उसका नुमाइंदा बन के वायसराय इधर बैठा होता था, और सेक्रेटरी जो था ना वो पार्लियामेंट में और मिनिस्ट्री के अंदर यूके के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने सारे मामलात रखता था। तो टेक्निकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो पार्लियामेंट में जवाबदेह था, जबकि वायसराय जो था वो ग्राउंड्स के ऊपर उसके पास ज़्यादा इख्तियारात होते थे, यहाँ पे लोकल मामलात देखता था यहाँ पे इंडिया के। ठीक है जी? अच्छा जी, अब ये मैंने आपको सारा वो समझा दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। अब आपको अगर ये समझ आ गया तो अब आगे आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर आपको बैकग्राउंड देखते हैं। देखें ये असल में क्या हुआ था वक्त के साथ साथ ना, अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार हम जो है ना, ये इंडियंस जो है ना, दिन ब दिन इंडियंस, उसमें मुसलमान और हिंदूस, इनका यार ये इनकी जो है ना विजडम बढ़ती जा रही थी, शऊर बढ़ता जा रहा था, और अब ये अपने हक की बात करने लग गए थे। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी उसने कहा था कि यार मैं ना 1858 के बाद ना, मैं ना जो है ना थोड़ा बहुत ना इंडियंस को भी हम थोड़ी बहुत ना गवर्नमेंट्स में जॉब्स देंगे, असेंबलीज़ के अंदर भी और मिनिस्ट्री के अंदर भी, ताकि यार इनका इनका ज़रा ना तो इनका दिल जीता जाए, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर अंग्रेज़ी होते थे, कानून भी वही बनाते थे, मिनिस्टर भी वही होते थे, सब कुछ वही करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो है ना इनको भी ज़रा हिस्सा दिया जाए इंडियन का, क्योंकि इंडियंस डिमांड कर रहे थे इसका। उसमें सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले भी चीख रहे थे कि जी हमें आप मौका क्यों नहीं देते। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, जो असेंबलियाँ थी जहाँ पे कानून बनता था, जो उस ज़माने की पार्लियामेंट हुआ करती थी, ठीक है ना? तो उसमें हमें जगह दें। उसके अलावा साथ-साथ वो जो मुसलमान थे वो भी शुरू हो गए, एक्टिव हो गए। शिमला डेपुटेशन में आगा खान जो है ना 35 बंदों के साथ वो लॉर्ड मिंटो से शिमला के मकाम पे मिलने गया और कहा कि जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह दें, सारा कुछ। फिर उन्होंने भी मुस्लिम लीग बनाई, यानी एक तरफ कांग्रेस वाले जो थे वो एक्टिव थे, और एक तरफ मुस्लिम लीग, यानी मुसलमानों ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट और अपने हकूक़ की बात करना शुरू की, ठीक है? उसके बाद फिर हुकूमत भी चेंज हो गई 1906 में यूके के अंदर। कंज़र्वेटिव हुकूमत ख़त्म हो गई और लिबरल हुकूमत आ गई। इसी तरीके से फिर वो जो जापान की जंग हुई थी उसके अंदर जापान की भी विक्ट्री हो गई थी, ठीक है? तो कहने का मतलब है ये जो जो इवेंट्स थे ना, इसको ना मुसलमानों को और हिंदूज़ को, जो यहाँ के इंडियंस थे, इसको बड़ा इंस्पायर किया। उन्होंने कहा यार जी, मतलब हम अपने लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? हमें भी तो, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, तो हमें भी तो हिस्सा दिया जाए यार। मतलब मुल्क हमारा है, हुकूमत आप लोग कर रहे हो, तो हमें भी थोड़ी असेंबली में जगह दो, कि ताकि हम भी पार्लियामेंट में बैठें, अपने मुल्क के लिए अपना कानून बनाएँ, थोड़ा बहुत हमारी इन्वॉल्वमेंट हो, और कैबिनेट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की, मिनिस्टर वगैरह, उसमें भी हमारा कोई बंदा हो, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ब्रिटिश ने फिर सोचा कि यार अब ये करते हैं, जो इंडियंस हैं ना उनको लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लिमिटेड का मतलब है महदूद किस्म की रिप्रेजेंटेशन, यानी असेंबलीज़ में उनको बिठाएंगे लेकिन ज़्यादा ताकत नहीं देंगे, और कैबिनेट में भी इनका एक आधा बंदा बिठाएंगे, यानी थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन देंगे, थोड़ा बहुत इनको यानी कि खुश करेंगे, यानी आटे में नमक बराबर इनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन चलो यार, फिर भी शुरुआत तो हुई ना कहीं न कहीं से। अच्छा जी, अब उसके बाद ये जनाब फिर उन्होंने कानून बनाया। 1908 के अंदर एक अनाउंस हुआ था, जब किंग एडवर्ड साहब की गोल्डन जुबली थी, उन्होंने कहा कि भई अब हम इंडिया के लिए काम करेंगे। तो उसके बाद वाइसराय जो थे उस टाइम लॉर्ड मिंटो, और जो उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मॉर्ले, इन दोनों ने मिलके एक बिल बनाया, और 1909 के अंदर वो उन्होंने बिल जो है ना यूके की पार्लियामेंट के सामने पेश किया। यूके की पार्लियामेंट ने उसको मंज़ूर किया और उसको नाम दिया गया मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। ठीक है जी? अब हम देखेंगे इसकी मेन प्रोविजंस क्या हैं। भाई सबसे पहले वो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, जो वायसराय के नीचे थी, सेंटर में जो पार्लियामेंट थी बड़ी, उसके भाई इन्होंने तादाद बढ़ा दी, 16 से 60 नंबर मेंबर्स कर दिए। इसी तरीके जो सूबों के अंदर असेंबलीज थी, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, बंगाल, मद्रास, मुंबई, यूपी, पंजाब, बर्मा, असम, इनमें भी कहीं पे 50 बंदे बढ़ा दिए, तो कहीं पे 30 सीटें बढ़ा दी। तो ये अच्छी चीज़ है यार, चलो भाई इन्होंने सीटें तो बढ़ाई ना असेंबलीज़ की, अब सीटें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली एक आधा कोई इंडियंस वगैरह भी आ जाएँगे। उसके बाद वो जो मेंबर्स उन्होंने बढ़ाए थे ना सेंट्रल में और सूबे के अंदर असेंबलीज़ के अंदर, यानी कि उस ज़माने की जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर,
उसको उन्होंने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी में थे एक्स ऑफिसो मेंबर्स, यानी ये वो लोग होते थे जो गवर्नर जनरल और उसके अपने यानी कि मेंबर्स वगैरह उसके जो नीचे बंदे काम करते थे, जो उसकी कैबिनेट के बंदे थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, यानी मिनिस्टर्स भी असेंबली में बैठते थे वहाँ पे। दूसरा जो ऑफिशियल मेंबर्स वो थे जो गवर्नर नॉमिनेट करता था, ये भी सरकारी लोग होते थे और ये भी अंग्रेज़ी होते थे। कोई ब्यूरोक्रेट हो गया, कोई कमिश्नर हो गया, कोई पुलिस वाला, इस तरह का बंदा। तीसरी कैटेगरी में आते थे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी अब ये वो बंदे थे जो गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता था, लेकिन कौन से होते थे? ये इंडियन ही होते थे, ये अपने बंदे होते थे, मकामी यहाँ के। लेकिन मसला ये नॉन ऑफिशियल का मतलब है कि इनकी कोई ज़्यादा पावर नहीं होगी, बस ये रस्मन आके बैठेंगे, देखेंगे कार्रवाई में क्या हो रही है। और चौथी कैटेगरी थी इलेक्टेड मेंबर्स। ये वो लोग थे जो इंडिया के लोग इनको वोट देते थे और ये जाके असेंबली का हिस्सा बनते थे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, यानी कि देखो आज के दौर में क्या होता है कि भारत के अंदर और पाकिस्तान में जो असेंबलीज़ हैं, पार्लियामेंट है, उसमें तो सारे लोग इलेक्ट ही होके आते हैं ना। लेकिन उस टाइम पे थोड़े से बंदे इलेक्ट होते थे और वो भी कोई मतलब उनको भी जो वोट देते थे वो कोई आम बंदा वोट नहीं देता था। वो भई कोई पढ़ा लिखा, कोई म्युनिसिपल बंदा, कोई यूनिवर्सिटी का बंदा, मतलब उन्होंने अगर इलेक्टेड मेंबर्स का ऑप्शन भी दिया था गौरों ने, तो कुछ ही लोग होते थे जो आते थे। लेकिन वो भी बड़े यानी कि कोई आम एरा-गैरा अनपढ़ बंदा तो उनको वोट नहीं देता था, पढ़े लिखने वाला। यानी कि मैं एक दफ़ा मैं लिस्टें देख रहा था मद्रास, मुंबई, यूपी और पंजाब, बर्मा की, तो उस ज़माने में सिर्फ़ वही बंदा वोट देता था जिसके पास कोई मख़सूस एजुकेशन हो, जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो। यानी अंग्रेज़ों ने जो वोट देने का हक़ भी दिया था ना बंदों को, वो आम बंदों को नहीं दिया था, वो उसकी भी बड़ी शराइत थी। यानी हर एरा-गैरा मुँह उठा के वोट नहीं देता था और औरतों को तो उन्होंने हक़ ही नहीं दिया था। हाँ, जिनके फ़ौजी शौहर थे, उनको देते थे अगर वो अवेलेबल नहीं होते थे, इस तरह की कुछ चीज़ें थी। ठीक है ना? आज के दौर में तो हर बंदा 18 साल से जो भी ऊपर है वो वोट देता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, चाहे वो ठीक है ना? तो लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। तो भाई उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स थे ना, यानी उस ज़माने की जो पार्लियामेंट थी, चाहे वो सेंटर में थी या सूबे के अंदर थी, उसको इन 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। ठीक है जी? दूसरा जनाब अहम जो चीज़ थी वो क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट। पहली मर्तबा भाई मुसलमानों की बात सुनी गई, ठीक है? ये मुसलमानों ने पहली मर्तबा कब डिमांड की थी याद है आपको? शिमला डेपुटेशन में, जब ये लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे। और ये लॉर्ड मिंटो ने ही तो कानून बनाया, तो उसने मुसलमानों की बात रख ली इसके अंदर। और पहली मर्तबा मुसलमानों के लिए रिज़र्व सीटें थी। अब मुसलमान वोटर्स मुसलमान को वोट देंगे और भाई ये बड़ी कमाल की चीज़ हुई थी मुसलमानों के लिए। लेकिन कांग्रेस वाले इससे परेशान हो गए। क्यों? कांग्रेस वाले जो थे ना वो कह रहे थे कि यार ये तो इंडियंस को आपस में लड़ा रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम की डिवीज़न कर रहे हैं, ये तो गलत चीज़ है। हालाँकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, हमें तो अंग्रेज़ के खिलाफ मिल के हुकूमत करनी है, यानी कि हम मिल के हमें वो करनी चाहिए ना जदोजहद। हमें मुसलमानों को और हिंदूज़ को मिलके कुछ करना चाहिए ना। लेकिन यार ये अंग्रेज़ों ने तो टोपीरामा कर दिया, मुसलमानों को अलग सीटें दे दी रिज़र्व, अब मुसलमानों को अलग कर दिया और उसको हिंदूज़ के सामने खड़ा कर दिया। ये कौन कहते थे? कांग्रेस वाले कहते थे। अच्छा जी, दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, वो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ना कि चौथी कैटेगरी के बंदे कौन थे? इलेक्टेड मेंबर्स। तो उनका जो इलेक्शन वो इनडायरेक्ट होता था। ठीक है ना? पहले लोकल बॉडीज़ बनती थीं और लोकल बॉडीज़ में वही बंदे थे जो तगड़े थे, पैसे वाले होते थे। वो पहले इलेक्टोरल कॉलेज बनाते थे, फिर वो किसको इलेक्ट करते थे? सूबाई असेंबलीज़ के जो लोग थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर वो वाले जो सूबाई असेंबलीज़ के जो लोग थे, जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, या ऐसे समझें जो लेजिस्लेचर थे, वो किसको इलेक्ट करते थे? वो सेंट्रल को करते थे। यानी कि उस ज़माने में जो सूबे की पार्लियामेंट थी ना, उसको पहले ये लोकल बॉडीज़ के लोग वोट देते थे। फिर ये वो जो सूबे वाले के जो लोग थे वो किसको वोट देते थे? वो देते थे जो सेंटर में असेंबली थी उसके लिए, उनके लोगों के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो थोड़ा बहुत इलेक्शन होता भी था वो सारा का सारा इनडायरेक्ट होता था। यानी कुछ लोग इलेक्टोरल कॉलेज में आते थे जो अमीर होते थे, पैसे वाले होते थे, म्युनिसिपल लोग होते थे, यूनिवर्सिटीज़ वाले लोग होते थे, वो वोट देते थे। तो जनाब सूबाई असेंबली में लोग आते थे, सूबाई असेंबली वाले वोट देते थे, तो वो जाके सेंटर के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ वहाँ पे आ जाते थे। ठीक है जी? दूसरा भाईजान, पहली मर्तबा ब्रिटिश सॉरी इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो जो कैबिनेट नहीं थी उसकी, वायसराय की कैबिनेट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। जो आजकल कैबिनेट नहीं होती मिनिस्टर्स की, तो उसको बोलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वायसराय के एक टीम होती थी जो मुल्क चलाती थी एक्चुअल में, ठीक है ना, जो एग्जीक्यूटिव का काम करते थे, जो कानून के ऊपर अमल करवाते थे, ठीक है।
तो उसके अंदर जनाब पहली मर्तबा एक इंडियन बंदे को ज्वाइन किया गया, यानी इंडियन बंदे ने वायसराय की टीम का वो हिस्सा बना, वो टीम जो कानून के ऊपर अमल करवाती थी, जो उस ज़माने के मिनिस्टर्स थे एक किस्म के, ठीक है ना। और उस बंदे का नाम था एसपी सिन्हा साहब। इसी तरीके से वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बंदा नहीं था जो यूके में बैठता था, जो मिनिस्टर था इंडिया का, उसकी टीम थी ना 15 बंदों की जो उसको एडवाइस करती थी, उसके अंदर 2 बंदे भी इंडियन बिठा दिए गए भाईजान। तो यानी ये बड़ी कमाल की चीज़ है। चलो शुक्र है यार, एक बंदा हमारी वायसराय की टीम का हिस्सा बना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जो मुल्क चलाते थे, जो मिनिस्टर्स थे उस ज़माने के, ठीक है। और एक सेक्रेटरी स्टेट के अंदर 2 बंदे बैठ गए, तो चलो 2 या जो भी था भाई, शुरुआत तो हुई रिप्रेजेंटेशन की। दूसरा वो जो उन्होंने सीटें बढ़ाई थी ना, अच्छा ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर या सूबाई असेंबलीज प्रोमोशनल काउंसिल्स के अंदर जो मेंबर्स थे, जो लेजिस्लेचर थे, उनके पास क्या पावर थी भाई? बड़ी लिमिटेड पावर थी। यानी एक तो वो चलो सप्लीमेंट्री सवालात कर सकते थे, बजट के ऊपर से अपनी ना रेजोल्यूशन या करारदाद पेश कर सकते थे, पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात कर सकते थे, लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास थी? वायसराय की। वायसराय वीटो कर सकता था। तो कहने का मतलब है कि भाई उस ज़माने की जो पार्लियामेंट थी उसमें जो थोड़ा बहुत इंडियंस को जगह दी भी गई थी, सीटें भी उन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन वो इंडियंस के पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं थे, ज़्यादा इख्तियारात वायसराय और इसके अपने ही बंदों के पास थे। तो बस इनको ये था, इनको बिठाया होता था कि देखो भाई किस तरह डिबेट होती है असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, देखो ज़रा किस तरह कानून बनता है ये वगैरह। तो लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास थी? वायसराय के पास। सो दोस्तों ये थे हमारे मोर्ले मिंटो या मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं। तो जब ये बनाए गए कानून, तो कांग्रेस ने ना मिक्स्ड दिया। कांग्रेस में कुछ लोगों ने इसको वेलकम किया कि चलो ठीक है यार, शुरुआत तो हुई, चलो यार थोड़ा बहुत इन्होंने सीटें बढ़ाई, थोड़ी बहुत हमारी इन्वॉल्वमेंट हुई, चलो कमरे के अंदर बिठाना तो शुरू किया ना इंडियंस को, यही हमारे लिए बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन जो कुछ कांग्रेस के बंदे थे उन्होंने कहा नहीं भाईजान, ये क्या मतलब, हमें तो आपको, हम तो सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, हम तो चाहते थे कि सारी सरकारी हमें दे दो, हम ही यहाँ के सारा कुछ चलाएं, हर चीज़ आप लोग चले जाओ, सारी ताकत हमें दे दो। तो ये नहीं हुआ, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यार ये लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया, हमें तो अनलिमिटेड देनी चाहिए, मुकम्मल हमें दे दो। कांग्रेस वाले ना बड़े मस्त मस्त बंदे थे, वो कहते थे कि यार ये अंग्रेज़ तुम लोग वापस चले जाओ, ये हमें सारा दे दो, हम ही करेंगे, हम असेंबलियाँ भी खुद बनाएंगे, कानून भी बनाएंगे, मिनिस्टर भी हम बनाएंगे। अंग्रेज़ कहते थे भाईजान इतनी तुम लोग ना ऊपर ना उड़ो, इतने तुम्हारे अंदर औकात तो है नहीं तुम लोगों की, इतने काबिल थोड़ी हो कि तुम पूरा का पूरा इंडिया चलाओ और कानून बनाओ, ठीक है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका, फिर एक दफ़ा एक मसला भी हुआ था आगे चल के, यानी कांग्रेस वालों को उन्होंने फिर एक दफ़ा कहा कि चलो ये तुम कानून बना के दिखाओ। खैर, दूसरा कांग्रेस के कुछ लोग थे, उन्होंने इसको वेलकम किया, उन्होंने कहा अरे अच्छी चीज़ है भाई, चलो शुरुआत तो हुई थोड़ी बहुत हमें, ठीक है ना। लेकिन कुछ कांग्रेस वाले एक बात से बड़े परेशान थे, जो ये मुसलमानों को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया ना, इन्होंने देखा कि यार ये अंग्रेज़ ना डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी चल रहा है, इन्होंने मुसलमानों को यार अलग सी सीटें दे दी। इसका मतलब भाई हम सारे इंडियंस हैं ना, हम सारे इंडियंस में से जो भी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बने, तो क्या फ़र्क है, हम सारे चाहे हिंदू या मुसलमान जो भी हैं तो सारे इंडियंस ना। लेकिन ये इन्होंने मुसलमानों को अलग सीटें दे दी, इसका मतलब है कि ये आपस में इंडियंस को क्या कराना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। ये कौन कह रहा था? ये कांग्रेस कह रही थी। कांग्रेस ने ये जो चीज़ देखी ना सेपरेट इलेक्टोरेट की, कि मुसलमानों को अलग से रिजर्व सीटें दी, इसको कांग्रेस इस सोच से देख रहे थे कि भाईजान ये कहीं आपस में हमें लड़ा तो नहीं रहे। ये आपस में यानी कि इंडियंस को क्यों लड़ा रहे हैं आपस में, मुसलमान और मतलब हिंदू मिलके क्यों नहीं स्ट्रगल कर रहे, समझ रहे हो। लेकिन मुसलमान भी कह रहे थे कि नहीं यार, ज़्यादातर मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे नहीं नहीं भाई, हमें तो हक चाहिए, क्योंकि आप लोग हिंदू ज़्यादा मेजॉरिटी में हो, हमारी बात नहीं सुनते। और ये यानी एक किस्म की चीज़ हो गई, ठीक है जी। मुस्लिम लीग के क्या रिएक्शन थे भाई? शिमला डेपुटेशन में तो मुसलमानों की यही डिमांड थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मुसलमान बड़े खुश थे क्योंकि उनको भाई थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन मिल गई, असेंबलीज़ में उनकी सीटें हो गई, ये उनकी पॉलिटिकल सक्सेस थे। मुसलमान जो मुस्लिम लीग के बंदे थे वो बड़े भंगड़े डाल रहे थे, जी वाह, हमारे लॉर्ड मिंटो ने हमारी बात मान ली, हमें सीटें दे दी, ठीक है ना। और उन्होंने कहा चलो जी इस बहाने हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो जाएगी, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोमोशन काउंसिल में भी मुसलमान बंदे होंगे जो पार्लियामेंट की कार्रवाई देखेंगे कि कानून किस तरह बनता है, थोड़ी बहुत अपनी इनपुट भी दिया करेंगे। तो ये मुसलमानों के लिए बड़ी थी। और आगे चल के फिर यही चीज़ या क्या बना कि आगे चल के फिर ये स्ट्रगल चलते चलते 1947 में पाकिस्तान बन गया। तो मुसलमान इस नज़र से देख रहे थे इसको, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को, कि इसमें पहली मरतबा मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया गया, क्योंकि हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी। उनको खौफ था कि भाई हम तो कभी पार्लियामेंट में पहुँच नहीं पाएंगे, हमेशा जब भी आएंगे कौन होंगे, हिंदूज़ ही आएंगे, तो हिंदू सिर्फ अपनी बात करेंगे, हमारी बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। जबकि कांग्रेस
इस नज़र को ऐसे देख रहे थे, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि भाई हम सब इंडियंस ही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ये जो है ना, अंग्रेज़ तुम्हें लड़ा रहा है हमारे खिलाफ, तो ये तुम इसकी साजिश को समझो। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक, ठीक है, और इसको मैंने ज़रा बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। अच्छा, इसके अंदर ये जो मैंने आपको गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताया ना, ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उस वक्त हुकूमत सरकार किस तरह काम करती थी, ठीक है। दो बंदे थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया के अंदर एक बंदा बैठता था, ठीक है, और ये मिनिस्टर था इंडिया का एक किस्म का, और ये यूके की पार्लियामेंट को जवाब देता, बताता था कि मैंने इंडिया के अंदर ये किया वो किया। और जो दूसरा बंदा था वायसराय, जिसको गवर्नर जनरल भी कहते थे, ये अहम बंदा था, ये बंदा इधर ही होता था, यहीं पे बैठता था, कलकत्ता में, फिर दिल्ली में बैठा। इसके इसके नीचे दो इदारे थे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जो उसके मिनिस्टर थे, और एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी उसकी पार्लियामेंट, ठीक है ना। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक। सो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़ करता है, लेकिन मैंने अब जिस तरह इसको बनाया है ना, मुझे उम्मीद है भाई ये इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।